नमस्कार दोस्तों, आज अपनी बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। तो याद रखना, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जो मार्ले था वह था भारत सचिव। मार्ले क्या हुआ करता था? भारत सचिव हुआ करता। और मिंटो क्या हुआ करता? वायसराय हुआ करता। ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, इसका लाने का रीज़न क्या था? तो इसका कारण ये था कि जो पीछे भारत परिषद एक्ट था, यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था, उस एक्ट में क्या क्या कमियां रह गई, उसकी कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। और याद रखना, यह जो अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो याद रखना, अरुणडेल समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लाया गया। ठीक है, याद रखना। और ये जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। यानी अंग्रेजों का मकसद यही था कि धर्म के आधार पर इनमें क्या कर दो, विभाजन कर दो, फूट डाल दो और फिर राज अपन लोग करेंगे। ठीक है, याद रखना। अगली बात याद करें, तो ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में सबसे पहले सांप्रदायिकता के आधार पर, किसके आधार पर है? सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अर्थात इन्होंने कहा कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। तो याद रखना, सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम वर्गों के विभाजन की बात कौन से अधिनियम में कही गई? तो 1909 के अधिनियम में कही गई। ठीक है, ये बात याद रखना। और जब विभाजन की बात कही गई तो इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ? तो वह था भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे बात करते हैं, इस अधिनियम के माध्यम से जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उस विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 69 कर दी गई। लेकिन जो प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। ठीक है, याद रखना। और एक बात और याद रखना कि जो गवर्नर वायसराय की परिषद हुआ करती, उस परिषद में पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया, तो उस व्यक्ति का नाम था SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उसको, यानी जो व्यक्ति बना SP सिन्हा, उस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया? विधि, यानी जो विधि विभाग था, उस विधि विभाग का सदस्य बना दिया गया। तो याद रखना, गवर्नर जनरल की वायसराय परिषद में पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया और उस व्यक्ति का नाम था SP सिन्हा। ठीक है, याद रखना कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। यानी विभाजन के आधार पर, अपनी बात करें धर्म के आधार पर विभाजन की बात कौन करता है? लॉर्ड मिंटो कहता है। ठीक है, याद रखना। और जैसे ही सांप्रदायिकता की बात आई तो मार्ले क्या कहता है? मिंटो से। कौन? ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछे गए। तो मार्ले ने मिंटो से कहा कि हम सांप के ऐसे दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा। या फिर यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है कि हमने एक ऐसा वृक्ष बो दिया जिसके फल आगे आने वाले समय में बहुत ही कड़वे होंगे। या फिर एक डेफिनेशन ऐसी हो सकती है कि हमने एक ऐसे सांप के दांत बोए हैं जिसका परिणाम आगे आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक होगा। तो ये बात कौन कहता है? मार्ले कहता है मिंटो से। ठीक है, और इसी अधिनियम में जो निर्वाचन की प्रणाली थी उसको 3 भागों में बांटा गया: सामान्य वर्ग, एक वर्गीय और एक विशिष्ट। तो निर्वाचन मंडल 3 श्रेणियां बनाई गई: सामान्य, वर्गीय और विशिष्ट। ठीक है, ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, याद रखना। अब अपनी बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, क्योंकि अपन लोग पीछे पड़ा कि जो 1909 अधिनियम लाया गया, क्यों लाया गया? क्योंकि जो 1892 का भारत परिषद एक्ट था, उस एक्ट में क्या क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। तो अब बात आती है इस अधिनियम की, 1919 वाले अधिनियम की भी, यह क्यों लाया गया? तो याद रखना, इस अधिनियम को लाने का मुख्य रीज़न यही था कि जो 1909 का एक्ट आया, उस एक्ट में क्या क्या मांगें अधूरी रह गई थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। कुछ और भी हो सकता है, जैसे अपन लोग बात करें कि 1909 की मांगें पूरी नहीं करना, 1911 में बंगाल विभाजन हो जाता है और बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है,
जिसके चलते मुसलमानों में असंतोष हो गया। 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। 1916 में गर्म दल व नरम दल में एकता होती है, ठीक है। जो 7 में क्या होते हैं, बिछुड़ते हैं। 1907 में अलग होते हैं और 16 में क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इन सब कारणों के चलते या फिर अपनी बात कहें अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति, ये जो सारे फैक्ट हैं, इन फैक्ट के चलते भारत में कौन सा अधिनियम लाया गया, 1919 भारत शासन अधिनियम। बात करें इस समय की बात करें हैं तो जब यह अधिनियम लाया गया उस समय भारत का सचिव मॉन्टेग्यू हुआ करता और वायसराय कौन हुआ करता, चेम्सफोर्ड, जिसके चलते इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे बात करें तो 20 अगस्त 1917 को, कब, ये तारीख याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों हेतु एक संवैधानिक सुधार की घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या फिर अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। तो 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, याद रखना। इसे किस घोषणा के नाम से जाना जाता है, अगस्त घोषणा या फिर मॉन्टेग्यू घोषणा। और यही घोषणा 1919 अधिनियम के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि 1919 के अधिनियम में इसका जिक्र हुआ, इसलिए इसको 1919 अधिनियम की घोषणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे अपनी बात करें तो 1918 की बात करें तो 1918 में प्रकाशित होते हैं। मई 1919 में ब्रिटिश संसद में रखी जाती है। दिसंबर 1919 को पारित होता है और जुलाई 1920 को ब्रिटिश क्राउन क्या कर देता है, साइन कर देता है। और 1 जनवरी 1921 को यह अधिनियम क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डेविड जॉर्ज, कौन हुआ करते, डेविड जॉर्ज, ठीक है, याद रखना। तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, डेविड जॉर्ज। और सम्राट कौन थे, सम्राट जॉर्ज चतुर्थ, कौन थे, सम्राट जॉर्ज चतुर्थ। अब ये जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे, तो याद रखना इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे कि इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ये बहुत बढ़िया फैक्ट है कि कौन से अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर अपने बात कहें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। हुआ क्या, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया, लेकिन केंद्र में लागू नहीं किया गया। केंद्र में 1935 में लागू होती है, लेकिन प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको कौन से अधिनियम के तहत लागू किया गया, 1919 अधिनियम के तहत। और याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो द्वैध शासन है, इस द्वैध शासन के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना लियोनिस कार्टिस को। किसे जाना जाता है, लियोनिस कार्टिस को। इन्होंने द्वैध शासन शब्द का यूज किया था, इसीलिए लियोनिस कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। और देखो, और अपनी बात करें इस अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान हुए, तो याद रखना 1 अप्रैल 1921, कब की तारीख है, 1 अप्रैल 1921। इस दिन क्या हुआ, बंगाल, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत की बात करें वर्तमान में यूपी, संयुक्त प्रांत की बात क्या करें, वर्तमान में यूपी। फिर बात करें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत की बात करें तो एमपी, मध्य प्रदेश, असम। इन सभी प्रांतों में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, जो 1 अप्रैल 1937 तक लागू रही। 1 अप्रैल 1921 को तो क्या होता है, इन प्रांतों में कौन कौन से में, बंगाल, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई और मध्य प्रांत, असम, इन 5-7 प्रांतों में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जो लागू कब तक रही थी, 1 अप्रैल 1937 तक लागू रही थी। बात करें आगे, इसी अधिनियम में जो प्रांतीय विषय थे, उन प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, पिछली बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया, हो सकता है अब की बार भी पूछ ले भी। जो प्रांतीय विषय थे वह 2 भागों में बांटे गए, कौन कौन से, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। कौन कौन से विषय हैं, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों की संख्या थी 29 और हस्तांतरित विषयों की संख्या थी 22। आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाता,
वायसराय बनाता और वायसराय की जो काउंसिल होती वह बनाती, और हस्तांतरित विषयों पर बनाता भारतीय जो मंत्री होते, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते, वह क्या बनाते, कानून बनाते। अब प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि आरक्षित जो विषय थे उनमें कौन कौन से विषय शामिल आते हैं, यानी अपने बात कह सकते हैं कि जो अमीर विषय थे, ठीक है, जिन पर कानून ब्रिटिश जो वायसराय हुआ करता वही बनाता, जैसे रक्षा, विदेशी मामलात हो गया, वित्त विभाग पैसों से संबंधित हो गया, पुलिस विभाग हो गया, न्याय विभाग हो गया, जेल विभाग हो गया। यानी अपने बात करें कि जो अमीर विषय थे जिन पर कानून कौन बनाता, सिर्फ ब्रिटिश बनाते, वही विषय कौन रखता, ब्रिटिश लोग अपने हाथ में रखते। और एक तरफ अपने कह सकते हैं गरीब विषय, और सवाल यहीं से पूछा गया है स्थानीय स्वशासन वाला भी। स्थानीय स्वशासन को भारत जो परिषद अधिनियम आया 1919, भारत शासन अधिनियम आया 1919, इसमें कौन से विषय में रखा गया, तो याद रखना हस्तांतरित विषय में। तो हस्तांतरित विषय में कौन कौन आते हैं, शिक्षा, पुस्तकालय, चिकित्सा, स्थानीय स्वशासन, आबकारी विभाग, उद्योग विभाग और माप तोल विभाग। यानी जो गरीब विषय होते हैं सिर्फ जिन पर कानून बनाता कौन, भारतीय मंत्री, और जिनसे आय होती, आय वाले जितने विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाते, ब्रिटिश वायसराय के जो मंत्री थे वह कानून बनाते। और देखो और अपनी बात करें आगे, इसी अधिनियम में क्या होता है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत होती है, न कि द्वैध शासन। याद रखना द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जिस प्रकार वर्तमान की बात करें तो राज्यों में क्या है, विधानमंडल, तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, विधानसभा, विधान परिषद। संसद के भी 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई, और एक तरफ तो रखेगी राज्य परिषद और एक तरफ रखेगी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के समान काम करती, और केंद्रीय विधानसभा वर्तमान में लोकसभा के समान क्या करती, कार्य करती। तो जो राज्य परिषद थी उस राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। टोटली कितने सदस्य थे, 60 में से 26 सदस्य तो गवर्नर जनरल मनोनीत करता, और 34 का क्या होता, निर्वाचन। 26 का क्या करता, मनोनयन, यानी प्रांतों से मनोनयन करके भेजते, और 34 का क्या होता, निर्वाचन। और ये जो 26 व्यक्ति थे, इन 26 का भी आगे डिवाइडेशन किया गया। क्या किया गया, तो 26 में से 20 तो व्यक्ति सरकारी होते, और 6 बंदे क्या होते, गैर सरकारी होते। और ये जो राज्य परिषद थी इसका कार्यकाल होता 5 वर्ष। वर्तमान में राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखना। उसी प्रकार राज्य परिषद का कार्यकाल फिक्स किया गया 5 वर्ष। और फिर बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा की, जो वर्तमान में लोकसभा के समान काम करती। इसमें टोटली 145 कितने सदस्य हुआ करते, 145 में से 41 का क्या किया जाता, मनोनयन, और 104 का क्या किया जाता, निर्वाचन, ठीक है। तो ये जो 41 थे, 41 की बात करें तो 41 में से 26 तो व्यक्ति सरकारी होते, 15 क्या होते, गैर सरकारी होते। और ये जो विधानसभा होती इसका कार्यकाल होता 5 वर्ष, और जो राज्यसभा होती अर्थात जो राज्य परिषद होती उसका कार्यकाल होता 5 वर्ष। तो दोनों में डिफरेंट फ़र्क याद रखना। यहाँ से पेपर वाला सवाल पूछ सकता है कि राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष था, 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष था, 3 वर्ष, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें कि जो दोनों सदन थे कौन कौन से, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, तो दोनों सदन को एक समान शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन बजट की स्वीकृति सिर्फ विधानसभा को थी। किसको थी, विधानसभा, क्योंकि विधानसभा में क्या थी, सदस्यों की संख्या ज़्यादा, 145। तो 145 सदस्यों के मामले में विधानसभा क्या रहती, ज़्यादा पावरफुल सदस्य संख्या के मामले में। और इसी अधिनियम के तहत राज्य परिषद थी जो वर्तमान में राज्यसभा की तरह कार्य करती है। तो राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे अलेक्जेंडर मुंडी मैन। किसे बनाया गया था, अलेक्जेंडर मुंडी मैन, ठीक है, याद रखना। और अपने बात करें कि इसी अधिनियम के तहत विषयों का बंटवारा कर दिया गया। तो 2 विषय रखे गए, कौन कौन से, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय 47 और प्रांतीय विषयों की संख्या थी 51। कितनी थी, 51। अब ये जो केंद्रीय विषय थे कौन कौन से, वही जो शुरू में अपन लोग पढ़ कर आए थे, अमीर और गरीब विषय। तो केंद्रीय विषयों की बात करें, सेना, रेल, डाकतार, आयकर विभाग, रक्षा विभाग, टंकण विभाग, व्यापारी विभाग, जहाजरानी विभाग,
दीवानी और फौजदारी मामलात विभाग, ये सारे केंद्रीय विषय होते हैं। प्रांतीय विषय की बात करें तो शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, अकाल, सिंचाई, राजस्व, कृषि, जंगल, जल, ये सभी प्रांतीय विषय होते हैं। यानी जिन विषय से आय का स्रोत नहीं होता, यानी जहाँ से इनकम बहुत कम मात्रा में होती, वह विषय प्रांतीय, और जिनसे आय ज़्यादा होती वह कौन से थे? केंद्रीय विषय। याद रखना। आगे बात करते हैं, इसी अधिनियम के तहत क्या होता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। वर्तमान में क्या है? यूपीएससी। वर्तमान में क्या है? यूपीएससी। तो इसी अधिनियम के तहत क्या होता है? केंद्रीय लोक सेवा का गठन होता है। और इसका जो गठन है किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया? तो याद रखना, इसका गठन लॉर्ड ली की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर है? लॉर्ड ली की सिफारिश पर इस अधिनियम के तहत यूपीएससी का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। याद रखना, लॉर्ड ली की सिफारिश पर भारत में क्या होता है? एक शाही आयोग का गठन होता है। सॉरी भी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, तो याद रखना, इसी अधिनियम में क्या हुआ? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और प्रावधान की सिफारिश किसने की? लॉर्ड ली ने। और लॉर्ड ली की सिफारिश पर भारत में क्या हुआ? एक शाही आयोग का गठन किया गया 1923 में। 1924 में आयोग रिपोर्ट सौंपता है और 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। वर्तमान में यूपीएससी के समान। और इसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे रोस बारकर। किसे बनाया गया था? रोस बारकर को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बात करें कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इस निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ा दिया गया। यह अब भारतीय ईसाइयों के मध्य, यूरोपियों के मध्य, एंग्लो इंडियन के मध्य, सिखों के मध्य विभाजन कर दिया गया। ये लोग क्या कर सकते हैं? अपने अपने धर्म के आधार पर चुनाव कर सकते हैं, यानी पृथक अलग अलग निर्वाचन की शुरुआत कर सकते हैं। जबकि अपन लोग 1909 का अधिनियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या था? मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का दायरा दिया गया था। आगे बात करते हैं कि जो केंद्र का बजट था वह बजट राज्य से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। आगे बात करें कि कोई विषय जो केंद्र के है या नहीं, या प्रांतीय है, यानी ऐसा कोई विषय जो केंद्रीय है, ऐसा कोई विषय जो प्रांतीय है, इसका जो डिसीजन है वह कौन लेता था? गवर्नर जनरल लेता था। ठीक है, याद रखना। और देखो, और अपनी बात करें कि इसी अधिनियम के तहत संपत्ति, शिक्षा, कर के आधार पर, ये 3 फैक्ट याद रखना, किस किस के आधार पर? संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और कर के आधार पर सीमित मताधिकार की व्यवस्था की शुरुआत की गई। लेकिन महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया। ठीक है, व्यक्ति वोट कौन दे सकता था? वही दे सकता था जिसके पास संपत्ति थी, जो पढ़ा लिखा था, जो सरकार को कर चुकाता था। तो इन 3 के आधार पर एक मत तो दिया गया, लेकिन मत डालने की जो प्रोसेस थी वह थोड़ी कम कर दी गई। और महिलाओं को भी कहा गया कि महिलाएं भी क्या कर सकती है? मतदान में हिस्सा ले सकती है, लेकिन सीमित तौर पर। आगे बात करें, इसी अधिनियम में 135 अनुच्छेद व 4 अनुसूचियाँ थी। कितने थे? 135 अनुच्छेद व 4 अनुसूचियाँ थी। और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। कितना कर दी गई? 3 कर दी गई। ठीक है, याद रखना। पिछले वाले में पढ़ा था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया और उस भारतीय व्यक्ति का नाम था SP सिन्हा, जो विधि आयोग का क्या बना? सदस्य बना। आगे बात करते हैं, भारत में उच्चायुक्त का पद, यानी अम्बेसडर कहते हैं अपने राजदूत। ठीक है, याद रखना। भारत में उच्चायुक्त का पद सृजन किया गया, जिसका जो मुख्यालय है वह कहाँ रखा गया? लंदन। हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? लंदन में रखा गया। आगे बात करें, इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के चुनाव करवाए गए, जो कब कब संपन्न हुए? 1920 में, 1923 में, 1926 में, 1930 में, 1934 में और 1945 में। तो ये पूछा जा सकता है कि जो 1919 का अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के चुनाव कब कब करवाए गए? तो 1920, 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945, इन सब के चलते केंद्रीय विधानसभा के चुनाव करवाए गए। आगे बात करें कि जो गवर्नर जनरल था वह आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता था।
कौन सी स्थिति में? आपातकाल स्थिति में। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। क्या होता है? अस्थायी कानून। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। कब जारी किया जाएगा? जब संसद का दोनों में से कोई भी एक सेशन नहीं चल रहा हो या फिर दोनों सेशन ही नहीं चल रहे हो, तो इन कंडीशन के तहत किसी ऐसे कानून की जरूरत पड़ जाए जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 के तहत जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। और 213 के तहत कौन जारी करता है? राज्यपाल। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं कि वह भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर विटो करने या सम्राट हेतु आरक्षित रखता है। हाँ, इसमें बताया गया कि जो अध्यादेश जारी किया जाता था उसी अध्यादेश पर विटो करने का अधिकार भी दिया गया। क्या दिया गया? विटो करने का अधिकार भी दिया गया। आगे बात करें, इसके तहत भारत परिषद का आकार घटाया गया, न्यूनतम सदस्य संख्या 8 कर दी गई और एक अधिकतम कितना कर दी गई? 12। इससे पहले 16 हुआ करती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो भारत सचिव था वह उसके विभाग का खर्चा ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा। यानी जो भारत सचिव हुआ करते, ठीक है, याद रखना, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड 2 हुआ करते, एक तो सचिव था और एक वायसराय। तो जो भारत सचिव था मोंटेग्यू, वह जो भी काम करता, वह उस विभाग में जो भी व्यक्ति काम करते, उन सभी को खर्चा अब कहाँ से दिया जाने लगा? ब्रिटिश लंदन से, जो ब्रिटिश राजकोष था वहाँ से। तो अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया 1921 में। महालेखा परीक्षक, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया। कब? 1921 में। आगे बात करें तो इसी अधिनियम में क्या हुआ? एक नरेंद्र मंडल के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे क्या कहा गया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। यानी देसी राजाओं हेतु एक मंडल बनाया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो क्या होता है 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, जिसमें टोटली सदस्य कितने थे? 121। इसका नामकरण किसने किया? नरेश जय सिंह, अलवर के जो महाराजा थे नरेश जय सिंह ने इसका नामकरण दिया। क्या नाम दिया? नरेंद्र मंडल। और ये याद रखना, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? महाराजा गंगा सिंह को। और इस जो मंडल था, इस मंडल का जो वायसराय बनाया गया लॉर्ड रीडिंग। किसे बनाया गया? लॉर्ड रीडिंग को बनाया गया। और हैदराबाद और मैसूर रियासत इस मंडल में शामिल नहीं हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसी आयोग का 1919 का जो अधिनियम आया, इसी अधिनियम का लाहौर में, इसी अधिनियम के तहत क्या होता है? लाहौर में विरोध होता है, क्योंकि इस समय 1927 में क्या होता है? साइमन आयोग होता है। भारत एक 7 सदस्यीय आयोग आया, साइमन आयोग। लाहौर में क्या होता है? साइमन आयोग का विरोध होता है, जिसके चलते 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की, किसकी? लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और 1930 में, कब? 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जो साइमन आयोग आया, उस आयोग ने अपनी रिपोर्टें सौंपी। कौन कौन सी? कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को रखा जाए, ब्रिटिश भारत संघ बनाया जाए, प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित किया, मतलब उनको समाप्त किया जाए, और राज्यों में सरकारों का क्या कर दिया जाए? विस्तार कर दिया जाए। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपने भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 बात करें तो साइमन आयोग प्लस गोलमेल सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 में एक एक्ट बनता है, और उस एक्ट को नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम। याद रखना, उस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, और उसी समिति की रिपोर्ट पर 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम बना, जो 1 अप्रैल 1937 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूछा जा सकता है कि जो भारत शासन अधिनियम आया 1935 को, यह लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। आगे बात करते हैं
इसी अधिनियम में 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। इसी अधिनियम के तहत 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए। ठीक है, 11 प्रांतों में क्या करवाए गए? चुनाव करवाए गए। ठीक है, याद रखना कौन कौन से प्रांत थे वह भी पढ़ते हैं। तो जो 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए, उन 11 में से 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को क्या मिला? पूर्ण बहुमत मिला। तो कौन कौन से थे? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक है, और 3 प्रांत थे कौन कौन से? असम, बम्बई व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और जो 2 प्रांत थे कौन कौन से? ठीक है, जो 2 प्रांत बच गए, उन 2 प्रांतों में मिली जुली क्या बनी? सरकार बनी। तो ऐसे करके याद रखना, कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। तो 3 प्रांतों में भी कांग्रेस ने मिलजुल कर सरकार बनाई। 3 प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकार बनी, और जो 5 प्रांत थे वहाँ पर तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो इस प्रकार 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। आगे बात करते हैं, इसी एक्ट को कांग्रेस द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई। बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं? यह तो बिना सूरज का सवेरा है। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? कि भारतीय जनता के लिए नवीन बंधनों का जाल है। एस.एन. बनर्जी क्या कहते हैं? कि उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक एवं ठोस कदम कहा। और कुपलैंड क्या कहता है? कि द्वैध शासन भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। ठीक है, और स्पीर क्या कहता है? स्पीर कहता है कि 1919 का अधिनियम पूर्ण स्वराज के मार्ग का पहला पड़ाव था, जिसके कारण 1935 में क्या लाया गया? भारत शासन अधिनियम लाया गया। प्रोफेसर एन श्रीनिवास क्या कहते हैं? कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास का नया युग। और याद रखना, इसी अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया? तो याद रखना कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की समीक्षा हेतु कहा गया कि 10 साल बाद एक आयोग बनाया जाएगा, और वह आयोग क्या करेगा? भारत जाएगा और भारत जाकर पूरा का पूरा विवरण देखेगा, यानी समीक्षा करेगा। तो जो आयोग 1919 के 10 साल बाद बात की जाए तो 1927 में आना था, तो वह आयोग 8 वर्ष पहले आया। ठीक है, याद रखना 1919 8 वर्ष पहले आ गया। तो और उसी आयोग को क्या नाम दिया गया? साइमन कमीशन आयोग। क्या नाम दिया गया? साइमन कमीशन आयोग। ठीक है, याद रखना। तो साइमन आयोग की बात करते हैं, तो 8 नवंबर 1927 को इस आयोग का गठन होता है। साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, जिसके चलते इस आयोग को श्वेत कमीशन कहा गया। कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ, उस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की M.N. अंसारी ने। ठीक है, तो उसी अधिवेशन में इस आयोग का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय लोग नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज अफसर थे। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचता है। जैसे ही मुंबई पहुंचा तो आयोग के गो बैक का नारा दिया गया यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने गो बैक का नारा दिया। और देखो, और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? इसी अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई केंद्र में। प्रांतों में कहाँ हुई थी? 1919 के अधिनियम के तहत, जबकि केंद्र में कहाँ हो रही है? 1935 के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत विषयों का बंटवारा कर दिया गया। 3 प्रकार के विषय बांटे गए। संघ सूची, संघ सूची के बाद में बात करें राज्य सूची। पहली कौन सी? संघ सूची। राज्य सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 थे, संवर्ती सूची में 36 थे। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो ये जो तीनों की तीनों सूचियां हैं, वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान में अनुसूची नंबर 7 में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 246। कौन सा आर्टिकल? 246। और एक अनुसूची और हुआ करती जिसका नाम था अवशिष्ट सूची, और उस सूची पर कानून कौन बनाता? गवर्नर बनाता। और उसमें कौन कौन से विषय शामिल होते? साइबर क्राइम जैसे विषयों को शामिल किया जाता। और ये जो अवशिष्ट सूचियों का जो प्रावधान है कनाडा देश से लिया गया, आर्टिकल कौन सा? 248। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। 6 प्रांतों में कौन कौन से थे? बंगाल था, बिहार था, बम्बई था, असम था, संयुक्त प्रांत था। बंगाल, बिहार, बम्बई, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। और देखो,
सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उस निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ा दिया गया। पारसियों के मध्य, दलितों के मध्य, महिलाओं के मध्य, मजदूरों के मध्य, आंग्ल भारतीयों के मध्य व यूरोपियों के मध्य। और देखो बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा व सिंध प्रांत जैसे नए राज्यों का गठन कर दिया गया। और बात करते हैं इसी अधिनियम के तहत 1858 के द्वारा जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, एक संघीय फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। 1 अक्टूबर 1937 को क्या होता है, गठन होता है। हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, दिल्ली में रखा गया और उसमें 1+6 जजों का प्रावधान किया गया। और इसके जो पहले प्रधान जज बने थे मोरिस गवैयर। कौन बने थे, मोरिस गवैयर बने। और इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन में क्या की जा सकती थी, अपीलें की जा सकती थी। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं गवर्नर जो जनरल था, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अनुदेश प्रपत्र की क्या होती है, शुरुआत होती है, जिसको क्या बोलती है, नीति निर्देशक तत्व। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई के गठन का प्रावधान किया गया। 1 अप्रैल 1935 को गठन होता है। मुख्यालय कलकत्ता रखा गया। 1937 में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और प्रथम अध्यक्ष बनाए गए ओस्मोने स्मिथ को क्या बनाया जाता है, प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, भी याद रखना। धन्यवाद दोस्तों, बाकी करेंगे बाद में। ठीक है।